के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लिपोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 पाथवेज डिस्कस किए थे, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस लिपिड साइकिल। कि आपके जो एक्सोजीनियस फैट्स हैं या वो फैट्स, वो लिपोप्रोटीन्स जो कि एंडोजीनियसली लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये कम्प्लीटली मेटाबोलाइज किस तरह से होते हैं। उन स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करना शुरू किए थे विच आर लिंक्ड विद दी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों से इनकी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की बात की थी। अगर आप इन पॉइंट्स को दोबारा देखें कि आपके पास जो लिपोप्रोटीन्स हैं, हाइपरलिपिडीमिया इट्सेल्फ, तो लिपिड की एक्यूमुलेशन जो है वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करवाती है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हमने कल के लेक्चर में देखी थी। लेकिन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा सैंपल कुछ बाकी डिजीजेस के लिए भी जो है वो आप कह लें कि एक तरह का जो है ये फैसिलिटेटर है, बिकॉज इन हाई लिपिड कंसेंट्रेशन के बाद आपके पास कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, पैंक्रियाटाइटिस और कैटरेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन लिपोप्रोटीन डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कल हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि करंटली इनके लिए अभी तक कोई भी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो अवेलेबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि लिपोप्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। और ये डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज इस केस में आपके पास एक तो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, और जेनेटिक कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखते हैं तो इवन एक डिसऑर्डर की जब आप बात करते हो तो उसके साथ मल्टीपल मल्टीपल जीन्स, और हर जीन्स में आगे से मल्टीपल म्यूटेशंस इन्वॉल्व हैं। सो बिकॉज ऑफ इट्स पोलीजेनिक नेचर, इसमें मल्टीपल जीन्स और फिर हर जीन में मल्टीपल म्यूटेशंस की वजह से हम इसको किसी एक खास कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। यानी अगर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस जो हैं वो जनरेट हो जाएं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशंस फॉर दीज डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो अगर म्यूटेशंस की बेस पे या जीन्स की बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो आपके पास जो है वो एक आप कह लें कि एक एबनॉर्मल सा पैटर्न डेवलप होगा, जिसमें बहुत से ग्रुप्स होंगे और हर एक ग्रुप को पढ़ना समझना जो है वो फिर डिफिकल्ट होगा। अभी तक जो क्लासिफिकेशन का मेथड है, इसमें आगे से हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, 2 से 3 एग्जांपल्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर डिफिकल्ट है तो अभी जो क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं वो किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर जेनेटिक क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो अभी जो इन डिजीजेस की, इन डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन है वो फिर किस पैरामीटर की बेस पे की गई है। ओके, इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए मैंने कल के लेक्चर में ये चीज कही थी कि आपके पास फर्दर ये जो जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया है जो कि पास करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डेट्स वाई से फेमिलियल भी कहा जाता है, बिकॉज ये फैमिलीज में रन करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। सो ऑब्वियसली ये जेनेटिक रीजंस की वजह से है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर आप कोलेस्ट्रोल की हाई कंसंट्रेशन की बात करते हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल इन ब्लड, तो ये आपके पास 2 जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है। एलडीएल रिसेप्टर की जीन या एपोलिपोप्रोटीन बी जो जीन है, इन दोनों के अंदर म्यूटेशन की वजह से ये हो सकती है। बिकॉज हमें पता है कि कोलेस्ट्रोल को क्लियर करने के लिए आपके पास कुछ सेल्स होते हैं, स्केवेंजर सेल्स, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में से एलडीएल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और एलडीएल से कोलेस्ट्रॉल निकाल के अपनी जो नीड्स हैं, लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन या सेल मेम्ब्रेन में अगर उस कोलेस्ट्रॉल को यूज करना है तो वहां पे उस कोलेस्ट्रॉल को यूज करते हैं। इन अदर वर्ड के ब्लड में से उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, क्लियर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस एलडीएल को प्लाज्मा या ब्लड में से सेल के अंदर जाने के लिए इन सेल्स के ऊपर एक खास किस्म का रिसेप्टर रिक्वायर्ड है, विच इज एलडीएल रिसेप्टर। और इस एलडीएल के ऊपर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, विच आर एपोलिपोप्रोटीन्स B100। ठीक है, सो इन एपोलिपोप्रोटीन्स और एलडीएल रिसेप्टर्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी।
ठीक है। सो अगर हम म्यूटेशंस की बात करें तो एक अकेले एलडीएल रिसेप्टर के अंदर ओवर 500 म्यूटेशंस जो हैं वो एसोसिएट हैं विद दिस कंडीशन। सो जो बात हमने प्रीवियसली कही थी कि इनकी क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है बिकॉज मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं और हर जीन में मल्टीपल म्यूटेशंस हैं। सो हम उसको यहाँ पे विटनेस भी कर रहे हैं कि यस, इस केस में मोर देन वन जीन्स इन्वॉल्व हैं, और अगर हम सिर्फ एक जीन की म्यूटेशंस देखें तो वो ओवर 500 म्यूटेशंस हैं। ठीक है। सो आप हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को अगर इन म्यूटेशंस की बेस पे क्लासिफाई करो तो आपके पास 500 क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है। डेट्स वाई इनको हम जेनेटिक बेसिस पे, जेनेटिक जो रीजंस हैं उनकी बेस पे हम इसको सब क्लासिफाई नहीं करते। देन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इस केस में आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें आपके पास दो सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें एक ये ज़ेल्थल सीमा की कंडीशन है जिसमें आपके पास कुछ येलोइश पिगमेंट्स जो हैं ये आईलिड्स, जो आपकी आई के लिड्स हैं इनके ऊपर, या फिर ये जो आई का जो नीचे वाला पोर्शन है समटाइम्स नोज के करीब इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। ये एक इंडिकेशन है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कि ब्लड में कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में आप टेंडन जेंथोमास को भी ऑब्जर्व करते हो, यानी जो आपके टेंडन्स हैं जहाँ पे आपकी बोन मसल के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है, उन पोर्शंस के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, ये येलोइश जो है डिपॉजिट वहाँ पे बिल्ट अप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस पर्सन के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही है। सो ये दो सिम्टम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी फॉर फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसके अलावा जो सेकंड एक आपके पास कंडीशन है हाइपरलिपिडीमिया की, ये सारी की सारी कंडीशंस किसकी हैं, हाइपरलिपिडीमिया, विच मीन्स के हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स। वो लिपिड अगर कोलेस्ट्रोल है तो कंडीशन विल बी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और अगर लिपिड आपके पास काइलोमाइक्रोन है तो कंडीशन विल बी हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। ठीक है। अब काइलोमाइक्रोन्स की डेपोजिशन ब्लड के अंदर क्यों हो रही है? अगेन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशंस इन लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, उसको इनकोड करने वाली जीन, या एपोसी2 जीन जो है, इनके दरमियान अगर कोई म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से ये प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती, तो तब भी आपके काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे, इनकी डीलिपिडेशन नहीं होगी, और अगर डीलिपिडेशन नहीं होगी तो इट मीन्स कि ये ब्लड में क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। कल का अगर आप लोगों को एक्सोजीनियस लिपिड साइकिल याद हो तो वहां पे मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जैसे ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये ब्लड में एंटर होते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं, देयर आर सम सेल्स जो कि इन काइलोमाइक्रोन्स को जैसे ये यहाँ से पास कर रहे हैं इनकी डीलिपिडेशन करवाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इनकी सरफेस पे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इन काइलोमाइक्रोन्स के ऊपर प्रेजेंट एपोलिपोप्रोटीन्स विच आर एपोसी2 इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। सो दिस लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो कि इस सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, ये इंटरेक्ट करेगा विद एपोसी2, और जैसे इंटरेक्ट करेगा यहाँ से फैटी एसिड को क्या कर लेगा, इंटरनलाइज करवा लेगा। सो जब ये काइलोमाइक्रोन इन सेल से ऑनवर्ड आगे पास करेगा तो उस केस में अब इसकी डीलिपिडेशन हो चुकी है, विच मीन्स के इसमें से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स मेटाबोलाइज हो चुके हैं। सो इस कंडीशन में आपका ये जो काइलोमाइक्रोन है ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रोन, जिसको किसने अपटेक करना है, लिवर ने अपटेक करना है। सो अगर इस केस में सपोज लिपोप्रोटीन लाइपेज में कोई म्यूटेशन है या एपोसी2 में कोई म्यूटेशन है तो डीलिपिडेशन नहीं होगी, रेमिनेंट्स नहीं बनेंगे, और ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे लिवर में, सॉरी सर्कुलेशन में, ब्लड में। थर्ड कंडीशन आपके पास है फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके पास एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी आपके पास सिम्टम्स क्या हो सकती हैं,
अगर आप हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया की सिम्टम्स देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इसमें आपके पास इरेप्टिव ज़ेंथोमास बनते हैं। ज़ेंथोमास इससे पहले आपने टेंडन्स में भी ऑब्जर्व किए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके पास इरेप्टिव ज़ेंथोमास किस तरह के होते हैं कि आपके पास जो है वो पूरी स्किन के ऊपर इस तरह से माइट बी येलो कलर के या पिंक कलर के जो हैं वो लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये लेजन्स जब बनेंगे तो ये एक इंडिकेशन है कि इस टाइम पे आपके पास जो है वो ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ब्लड सैंपल के अंदर एक्सीड हो रही है। ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। अब आज के लेक्चर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास जो लिपोप्रोटीन के डिसऑर्डर्स हैं, इनको जेनेटिक बेसिस पे तो क्लासिफाई किया नहीं जा सकता, बिकॉज कोई एक जीन इन्वॉल्व नहीं है इन डिसऑर्डर्स के पीछे, मल्टीपल जीन्स हैं। और जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उनकी कोई एक या दो म्यूटेशंस नहीं है, बल्कि मल्टीपल म्यूटेशंस हैं जो कि इन डिसऑर्डर्स के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इनको क्लासिफाई करना आपके पास जो है वो 2 पैरामीटर्स की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिपिड डिसऑर्डर्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिपिड डिसऑर्डर्स में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि इटसेल्फ लिपिड की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा है कि यहाँ पे ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से लिपिड की कंसंट्रेशन हाई हो रही है। सो ये सारी की सारी कंडीशंस आ जाएंगी प्राइमरी डिसऑर्डर्स में। लेकिन सेकेंडरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें किसी दूसरी डिजीज की वजह से आपके पास जो है वो लिपोप्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपका कोई और डिजीज थी, हो सकता है लिवर की कोई डिजीज है, लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से वो जो VLDLs हैं या जो डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स हैं उनको उस तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा या उनको उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या आपके जो स्केवेंजर सेल्स हैं उनके ऊपर जो LDL रिसेप्टर्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके LDL की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। सो अगर आपके पास जो है प्राइमरी फैक्टर इटसेल्फ लिपिड की हाई कंसंट्रेशन है तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स प्राइमरी डिसऑर्डर्स होंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी डिजीज की मैनिफेस्टेशन में, किसी दूसरी डिजीज के रिस्पॉन्स में लिपिड की कंसंट्रेशन हाई होती है तो उस केस में इन डिसऑर्डर्स को आप क्या कहोगे, सेकेंडरी लिपिड लिपोप्रोटीन डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इन प्राइमरी डिसऑर्डर्स को फर्दर सब क्लासिफाई भी किया जा सकता है। प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर जिसमें इटसेल्फ लिपिड की कंसंट्रेशन हाई है, वो किसी दूसरी डिजीज की वजह से नहीं है, ठीक है। इन प्राइमरी डिसऑर्डर्स को अकॉर्डिंग टू दी WHO क्लासिफिकेशन हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया को सब क्लासिफाई करने के लिए आपके पास फ्रेडरिक्सन की एक क्लासिफिकेशन है जिसको WHO ने भी अप्रूव किया है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन मेथड आप प्लाज्मा सैंपल को यूज करते हो, प्लाज्मा एनालिसिस परफॉर्म करते हो और उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन करते हो। यानी जेनेटिक एसोसिएशंस को इग्नोर करते हुए आप प्लाज्मा के अंदर कौन से एनालाइट्स आपको मिल रहे हैं उसकी बेस पे क्लासिफाई करो। यानी अगर प्लाज्मा में आपको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स की कंसंट्रेशन मिल रही है, हाई मिल रही है, तो ये आपके पास स्पोज टाइप 1 है, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन हाई मिल रही है तो ये आपके पास हो जाएगी टाइप 2, ठीक है। इसी तरह से टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अपना जो एनालिसिस है उसको सिर्फ प्लाज्मा तक कन्फाइंड रखते हो, उसमें जेनेटिक एसोसिएशंस को इग्नोर कर देते हो, बिकॉज जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक एसोसिएशंस की वजह से आपके पास मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो अराइज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मेजर क्लासेस आपके पास दो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी,
और फर्दर प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया को सब क्लासिफाई करने के लिए फ्रेडरिक्सन या WHO की क्लासिफिकेशन मेथड है, अकॉर्डिंग टू विच आप प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट लिपोप्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन की बेस पे उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है कि आप अगर सपोज एक पर्सन है, उसका प्लाज्मा सैंपल आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, प्लाज्मा सैंपल आपने एनालाइज किया और उसमें आपको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा मिल गई। आपने पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन की कि दिस टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इज टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो हो गई। देन आपने उसके लिए कोई ड्रग सजेस्ट की, उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। अब ट्रीटमेंट के 1 वीक बाद आप दोबारा प्लाज्मा सैंपल ले सकते हो और उसके अंदर प्रेजेंट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हो। सो इस क्लासिफिकेशन का फायदा ये है कि बिकॉज वी कैन इजीली चेक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स, तो आप एक ट्रीटमेंट को या पेशेंट की हिस्ट्री को फॉलो भी कर सकते हो, ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ना सिर्फ आप इस क्लासिफिकेशन की बेस पे, प्लाज्मा एनालिसिस की बेस पे प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया को क्लासिफाई कर सकते हो, बल्कि इसको क्लासिफाई करने के बाद आप उसके अंदर जो डिजीज प्रोग्रेशन है या ट्रीटमेंट जो है वो क्या इफेक्टिव है या ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो रहा है, इस चीज को भी ट्रेस कर सकते हो, इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है इस क्लासिफिकेशन मेथड की। ट्रीटमेंट कैन बी मॉनिटर्ड और आप उसकी जो है वो एफिकेसी को भी चेक कर सकते हो कि वो इफेक्टिव है या नहीं। इन केस ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है तो आप उसकी बजाय कोई अल्टरनेटिव ड्रग या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रपोज कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि ओके, फ्रेडरिक्सन या WHO की क्लासिफिकेशन की बेस पे हम हाइपरलिपिडीमिया को, सॉरी, हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया या हाइपरलिपिडीमिया को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि टोटल 6 क्लासेस हैं जिसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है, और इन क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है अब इसको देख लेते हैं। जो पहली क्लास है आपके पास टाइप 1, यहां से आप देख सकते हो कि डिजीज का एक्चुअली नेम क्या है। ठीक है, जनरल नेम क्या है, फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन की बेस पे वो किस क्लास से बिलोंग करती है, उसमें कौन से लिपिड्स हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और वो लिपिड्स किस लिपोप्रोटीन की फॉर्म में अरेंज है। हमें ये पता है ना कि लिपिड्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि प्रोटीन्स के साथ इंसेंबल होते हैं प्लाज्मा के अंदर, बिकॉज प्लाज्मा में वो इटसेल्फ खुद तो ट्रेवल नहीं कर सकते ना। सो प्लाज्मा के अंदर ये जो लिपिड्स हैं ये इस लिपोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो अगर आप लिपोप्रोटीन को डिटेक्ट कर लेते हो प्लाज्मा में, तो इट मीन्स कि आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस लिपोप्रोटीन का मतलब है कि इस टाइप के लिपिड्स आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन, अगर आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। इट मींस कि ये ट्राइग्लिसराइड्स कौन से हैं, एक्सोजीनियस। ठीक है, यानी जब आप प्लाज्मा को एनालाइज करोगे तो प्लाज्मा में आपको इस केस में काइलोमाइक्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी और इस प्रिडिक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्सन के अंदर कौन से टाइप ऑफ लिपिड्स हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स। और ये कंडीशन आपके पास है फेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, बिकॉज इस केस में आपके ब्लड सैंपल के अंदर, प्लाज्मा सैंपल के अंदर काइलोमाइक्रॉन्स की हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो इसको आप कौन सी क्लास में रखोगे, टाइप 1। ठीक है, ये टाइप 1 क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप 2A में कौन से लिपिड्स और कौन सी लिपोप्रोटीन्स आएंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर टोटल कोलेस्ट्रोल
टोटल कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कोलेस्ट्रोल हमें पता है एलडीएल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज जितनी भी लिपोप्रोटीन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रोल को जो कैरी करती हैं वो कौन सी लिपोप्रोटीन्स हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, सो अगर आप प्लाज्मा सैंपल को एनालाइज करते हो, उसमें आपको एलडीएल की कंसंट्रेशन हाई मिलती है, तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस पर्सन के अंदर कौन से लिपिड्स हाई हैं? कोलेस्ट्रोल, टोटल कोलेस्ट्रोल ये हाई है, और इस कंडीशन को आप कहते हो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज टाइप 2A। ठीक है, टाइप 2A क्लास में आप इसको डिवाइड करोगे। देन थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अगेन आप जब प्लाज्मा सैंपल को एनालाइज करते हो, तो इस टाइम प्लाज्मा सैंपल के अंदर आपको कोई एक एनालाइट हाई कंसंट्रेशन में नहीं मिलता, बल्कि उस प्लाज्मा सैंपल के अंदर आपको पता चलता है कि जो रेफरेंस रेंज है, बाकी सारे लिपोप्रोटीन्स रेफरेंस रेंज या उससे कम है, सिर्फ दो लिपोप्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी हाई हैं, और उनके साथ साथ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी हाई हैं। सो इट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रोल भी ज्यादा है और एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा हैं। सो ऐसे पर्सन की जो लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और इस कंडीशन को आप फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया कहते हो। यानी इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रोल या काइलोमाइक्रोन्स नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन आपके पास होगी टाइप 2B। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ टाइप, और इसमें आप देख रहे हो कि इस केस में जब आप प्लाज्मा सैंपल एनालाइज करते हो, तो आपको अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन मिल रही है जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी। यहाँ पे प्रीवियस जो भी 3 क्लासेस थी उसमें आपने इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई नहीं देखी। ठीक है, सो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन से कैसी लिपोप्रोटीन्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज ये बनती है VLDL से, ठीक है, और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है LDL, इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है ना ये। इट मींस कि इसमें इंटरमीडिएट अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स भी प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रोल्स भी प्रेजेंट है। अगर ये फर्दर LDL में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस केस में कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सॉरी ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और कोलेस्ट्रोल ज्यादा होंगे। और जब ये VLDL की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तब ट्राइएसाइलग्लिसराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रोल कम होते हैं। लेकिन इस इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में IDL के अंदर इन दोनों टाइप्स ऑफ लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है। इसलिए अगर आपको प्लाज्मा सैंपल के अंदर IDL नजर आता है तो इट मींस कि इस केस में उस पर्सन के अंदर ये दोनों लिपिड्स जो हैं ये प्रेजेंट है। ठीक है, और इस केस में आप इसको फर्दर जो है वो डिवाइड करोगे टाइप 3 के अंदर। अब यहां से आप देख सकते हो कि टाइप 3 और टाइप 2B, इन दोनों टाइप्स के अंदर सेम टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। यहाँ पे भी टोटल कोलेस्ट्रोल और टोटल ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हाई थे, लेकिन वो एक डिफरेंट लिपोप्रोटीन असेंबली की फॉर्म में प्रेजेंट थे। सो इसलिए इसकी टाइप डिफरेंट है। जबकि यहाँ पे भी सेम टाइप्स ऑफ लिपिड्स हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, बट ये एक डिफरेंट लिपोप्रोटीन की फॉर्म में असेंबल हुए हैं। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे जो आपकी क्लासिफिकेशन या यहाँ पे जो टाइप है वो डिफरेंट होगी, इट विल बी टाइप 3, और इसको आप कॉमनली कहते हो डाइस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्राइमरी हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जिसमें ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि इस केस में आपके ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बट प्रीवियसली आपने जो ट्राइग्लिसराइड्स की हाई कंसंट्रेशन देखी थी वो आपके पास काइलोमाइक्रोनीमिया थी, जो कि इंडिकेशन है कि उस केस में ट्राइग्लिसराइड्स का ओरिजिन क्या था? एक्सोजीनियस। इस केस में आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसलिए ब्लड सैंपल के अंदर, प्लाज्मा सैंपल के अंदर आपको किस लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई मिलेगी? VLDL की। जबकि इससे पहले इस केस में आपके पास लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन ज्यादा थी।
ठीक है, सो अगर काइलोमाइक्रॉन हाई है तो इट मींस एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है एंड दिस क्लास इज टाइप 1। और अगर VLDL ज्यादा है तो इट मींस अगेन ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है बट दीज आर एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स, और इस टाइप को आप कहते हो टाइप 4 अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन। फाइनल टाइप इज टाइप 5, और यहाँ पे भी आपके पास जस्ट लाइक टाइप 2B एंड टाइप 3 ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन हाई है, बट यहाँ पे जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स ये दोनों प्रेजेंट है। इट मींस कि इस केस में आपके पास जो है वो ओवरऑल जो एंडोजीनियस फैट्स हैं, एक्सोजीनियस फैट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन हाई है। और ऑब्वियसली जब इनकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो उस केस में आपके पास जो है वो इनके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाले जो LDLs हैं वो भी अपनी रेफरेंस रेंज से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, सो अगर ये अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे VLDL है, यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन्स हैं, तो उस केस में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन हाई है। लेकिन अगर एंडोजीनियस फैट भी ज्यादा है और फिर आप बाहर से भी इनटेक कर लेते हो, एक्सोजीनियस फैट्स का भी इनटेक कर लेते हो, तो इट मींस कि आपकी पूरी जो लिपिड प्रोफाइल है वो हाई होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपके फैट सिंथेसाइज हो रहे हैं और अब आपने जो है वो एक्सोजीनियसली भी फैट्स को क्या कर लिया है, वो इनटेक कर लिया है। सो इस टाइप को आप कहते हो टाइप 5, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो आप बाय यूजिंग द नेम मिक्स्ड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। इस केस में आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स तो हाई हैं लेकिन वो मिक्स्ड हैं, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस दोनों कैटेगरीज से यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, बिल्कुल वही टेबल जो मैंने आप लोगों के सामने पीछे अभी डिस्कस किया है, ये बिल्कुल वैसा ही टेबल है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ सैंपल भी जो है वो नजर आ रहा है कि वो किस केस में, किस लिपोप्रोटीन के केस में क्लियर सैंपल है, किसमें वो टर्बिड होता जा रहा है, किसमें वो अपना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज करता जा रहा है और उसमें एक फोम भी डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, सो आप इसको भी देख सकते हो कि एक नॉर्मल कंडीशन में आपके पास अगर लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशन में वो आपके पास इस तरह से सैंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन इन इन्हीं सैंपल को अगर आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इनके लिए कंपेयर करो, तो टाइप 1 के केस में क्या होता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि टाइप 1 में आपके पास सिर्फ ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और कौन सी लिपोप्रोटीन्स हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, काइलोमाइक्रॉन। सो सिर्फ टाइप 1 को हम आगे लेके चलते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन आपके पास सैंपल ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन टाइप 1 पर्सन का ऐसा हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया जो कि टाइप 1 क्लास से बिलोंग करता है, उसमें कौन सी लिपोप्रोटीन ज्यादा होगी, काइलोमाइक्रॉन्स। क्या उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, नो, नॉर्मल भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन हाई होगी, यस, डबल एरो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली हाई होगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई होगी। क्या LDL कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, यूजुअली नो, आपके पास नॉर्मल या लो होगा। इसी तरह से HDL की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल और लो होगी। यानी सिर्फ आपके पास सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में कौन सा जहाँ पे प्रोटीन होगी, लिपोप्रोटीन होगी, या कौन से लिपिड्स होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स। लिपोप्रोटीन ये होगी और लिपिड्स में कौन से लिपिड्स होंगे, ट्राइग्लिसराइड। इसी तरह से टाइप 2A को भी आप देख सकते हैं कि इस केस में आपकी कौन सी लिपोप्रोटीन है, LDL, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। टाइप 2A में आपके पास LDL की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, LDL कोलेस्ट्रॉल हाई है, HDL कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल और लो है। सो आप इस टेबल से भी वही सारी चीजें देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे बताई हैं इस टेबल के थ्रू। ठीक है, सो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ से भी कि टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, 3, 4 एंड 5 के अंदर कौन कौन सी लिपोप्रोटीन्स, और इन टोटल जो आपके पास जो है वो लिपिड्स, उनमें से कौन कौन सा लिपिड नॉर्मल है, किसकी कंसंट्रेशन बिलो नॉर्मल है और किसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है।
ठीक है, सो ये वो 6 टाइप्स हैं जो कि WHO या फ्रेडरिक्सन की क्लासिफिकेशन की बेस पे हम लोग हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इन एडिशन टू दी प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, जिसको हम WHO क्लासिफिकेशन की बेस पे फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सेकेंड टाइप आप लोगों ने देखी थी कि प्राइमरी के साथ साथ हमने सेकेंडरी लिपोप्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें समटाइम किसी दूसरी डिजीज की वजह से आपके पास ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकेंडरी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में समटाइम्स आपके पास जो क्लिनिकली ऑब्वियस डिजीज है, जो स्टार्टिंग डिजीज है, जो पहली डिजीज है जो कि आप उस पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हो, वो लिपिड रिलेटेड डिजीज नहीं है। वो आपके पास किडनी की डिजीज हो सकती है या लिवर की डिजीज हो सकती है, और उस किडनी या लिवर डिजीज के रिस्पॉन्स में आपके पास अल्टीमेटली हाइपर लिपिडीमिया डेवलप होता है। ठीक है, यानी ये इसकी एक लेट मैनिफेस्टेशन है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड आपके पास किडनी या लिवर डिजीज एग्जिस्ट करती है तो उसके अल्टीमेट इफेक्ट्स क्या हैं? हाइपरलिपिडीमिया। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं कि जैसे डायबिटीज मेलाइटस में भी ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है। इसी तरह से एक्सेसिव अल्कोहल को यूज करने वाले इंडिविजुअल के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। जो पर्सन जो है वो किसी मेडिसिन को या रिनल डिजीज को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन यूज करते हैं, उनके अंदर भी लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। और सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस में इम्बैलेंस होता है तो उस केस में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकती है। सो दीज आर द कंडीशंस जिनकी वजह से आपके पास जो लिपोप्रोटीनीमिया है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, वो एक सेकेंडरी कंडीशन के तौर पे डेवलप होता है। ठीक है, सो प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया इटसेल्फ लिपिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से है, बट सेकेंडरी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया किसी और डिजीज के रिस्पॉन्स में लिपिड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, इसको कहते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली अगर ये लिपिड कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर हाई रहेगी, लाइक एलडीएल की कंसंट्रेशन आपके ब्लड सैंपल के अंदर ज्यादा है और एचडीएल की कंसंट्रेशन कम है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी वजह से हार्ट डिजीजेस के चांसेस होते हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो अल्टीमेटली ये एक पर्सन की प्रोफाइल जो है उसको एथ्रोस्क्लेरोसिस की तरफ, यानी इसकी प्रोफाइल को एथ्रोजेनिक कर देती है। उसमें जो एथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है उसके डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमेशा जब भी आपके पास लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल होना शुरू होती है तो सबसे पहले जो रिस्क है वो आपके हार्ट को जाता है। ठीक है, कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस का रिस्क जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है। इसलिए अब हम लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो कार्डियक डिजीजेस हैं, लाइक जो कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको साथ रिलेट करेंगे, उसको हम एज अ रेफरेंस डिजीज डिस्कस करेंगे।